हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारा क्लास नंबर 3 है बायोलॉजी का। अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ लिया, सेल बायोलॉजी पढ़ लिया। अब हम आगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जनरल नॉलेज का हमारा जो ई बुक है बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड है 2021 के एडिशन में। आप 2020 वाला मत लेना, 2021 वाला ही लेना। इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में है, वो रेलवे का हिस्ट्री नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। उसके लिए हम पीडीएफ रेडी कर रहे हैं। आप थोड़ा सा टाइम दोगे हमें तो हम जो है उसका पीडीएफ रेडी करा देंगे। लेकिन फिलहाल आप सुनिए, इस पीडीएफ में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया मिलेगा जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट कोड नंबर 33 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जीक्यूटिव पोस्ट कोड नंबर 24 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है एंड जनरल नॉलेज है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी 239 रुपीज़ वाला ऑल सब्जेक्ट वाला ही बुक लेना। आप ऐसे मत करो कि आपने 149 वाला भी खरीद लिया और 239 वाला भी खरीद लिया, तो वो सब एक ही डेटा है। बस स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन मैंने बताया है, जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसको अलग कर दिया गया है और सिर्फ जनरल नॉलेज को अलग कर दिया गया है। क्योंकि पहले जो मेरे स्टूडेंट है जो पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन लोगों के पास ऑलरेडी ये डेटा था, सिर्फ उनको जनरल नॉलेज अपडेटेड चाहिए था, इसीलिए उनके लिए हमने जो है बुक अलग से निकाल रखा है। तो आप अगर अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी सिर्फ 239 वाला खरीदो। अगर आपने पहले ही खरीद रखा है मेरा प्रीवियस बुक तो फिर आप जो है 149 वाला जनरल नॉलेज का खरीद लो, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को, एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। आप एक्स्ट्रा पे करते हो, वो जो थर्ड पार्टी है ज़्यादा चार्ज कर लेती है, आपको पता है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कल कैसे कहा था मैंने कि हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे, है ना। सेल बायोलॉजी में हमने क्या देखा कि अगर सिमिलर सेल मिल जाते हैं, है ना, ठीक है, सिमिलर सेल अगर मिल जाते हैं तो बन जाता है टिश्यू, और अगर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिल जाते हैं तो बन जाता है ऑर्गन, और अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम में एक ऑर्गन सिस्टम है हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन क्या आता है कि माउथ से लेके एनस तक का जो पूरा चैनल है, ठीक है, माउथ से लेके जो एनस तक का पूरा चैनल है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। देखो, माउथ से लेके एनस तक का जो पूरा एक तरह से आप कह सकते हो कि अगर हम कंसिडर करें डाइजेस्टिव सिस्टम में तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? ये ध्यान में रखना प्लीज, ये क्वेश्चन बनता है एलिमेंट्री कैनाल। इसका लंबाई वगैरह ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं बनता है, पहले बनता था अब नहीं बनता है, अब आपको एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो माउथ से लेके जो एनस तक का पूरा आपका एक कनाल है, उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। अब हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ से जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ की, ठीक है, दांतों की बात करेंगे। जस्ट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टीथ की बात करेंगे। तो टीथ किस लिए होता है? टू क्रश दी फूड, है ना, वो चबाने के लिए, खाना चबाने के लिए जो है टीथ हमको काम आता है। अब टीथ की स्टडी करने को क्या कहते हैं? स्टडी अबाउट टीथ को कहते हैं, स्टडी अबाउट टीथ होता है ओडोंटोलॉजी। क्या होता है? ओडोंटोलॉजी। ये याद रखना आप, ओडोंटो कहाँ, तो आपने उसको टीथ के स्टडी को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। आपको कभी भी क्वेश्चन अगर बनता है कि टीथ के स्टडी को क्या कहते हैं तो आप ऐसे डेंटिस्ट वगैरह मत टिक करके आना वहाँ पर, बिल्कुल नहीं। उसके डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं, बट उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। और जो सेल एक्चुअल में दांतों को बनाने का काम करता है उसको कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। क्या कहते हैं? ओडोंटोब्लास्ट। ये लिखना शुरू करो, कहीं पे भी आपने एक नोटबुक बना दो अच्छे से, ठीक है बच्चों। और अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हो तो फिर कोई बात नहीं, वेट फॉर एटलीस्ट 5 to 6 days, क्योंकि हम लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो टीथ की स्टडी होती है उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी, और जो सेल बनाती है टीथ को, दांतों को, उसको कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। टीथ और बोन, हमारे जो टीथ और हमारे दांत और हमारी हड्डियां किस चीज़ की बनी होती है? तो ये बनी होती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। ये क्वेश्चन आता है
टिथ और बोन किस चीज़ का बना होता है? बना होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। हम जो ह्यूमन बीइंग है ये हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब क्या है कि हमारे जो दांत है वो 4 अलग अलग टाइप के दांत है, सब एक जैसे दांत नहीं है। किसी किसी एनिमल में सारे दांतों का साइज एक जैसा होता है, बट हमारे जो है ह्यूमन बीइंग के कैसे दांत होते हैं? हेट्रोडोंट होते हैं। क्या होते हैं ये प्लीज याद रखना, ये क्वेश्चन बनते हैं। हेट्रोडोंट होते हैं, ठीक है, हेट्रोडोंट होते हैं, याद रखना ये बात। अच्छा, जो हमारा टिथ, हमारे जो दांत बनते हैं उनका टाइप क्या होता है? तो इनका टाइप होता है डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब क्या है एक्चुअली कि हम हमारी पूरी जिंदगी में हमें सिर्फ दो बार ही दांत आते हैं। एक होता है डेसिडियस मतलब टेम्परेरी वाले दांत, और फिर एक होता है परमानेंट वाले दांत, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? डाइफोडोंट। ये भी आपको याद रखना है बच्चों। हमारे टीथ का, हमारे दांत का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर परत होती है, ठीक है, जो बाहरी परत होती है वो किससे बनी हुई होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एक क्वेश्चन बनता है। तो ये बनी होती है एनामेल से, ठीक है। एक वाइट शाइनिंग सब्सटेंस होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि हड्डी से भी ज़्यादा वो हार्ड होता है। तो हमारा जो दांत का ऊपर जो वाइट शाइनिंग परत होता है वो किसका बना हुआ होता है? एनिमल का, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है तो प्लीज इसे ध्यान में रखना आप, ठीक है। जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है दांत का, जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो डेंटाइन से बना हुआ होता है, ठीक है। जो सपोज ये कुछ इस तरह से हमारा जो है टिथ है, ठीक है, कुछ इस तरह से समझ लो। तो ये ऊपरी ऊपरी हिस्सा ही हमको दिखाई देता है। जो इसके अंदर इस नसों की तरह जो होता है ये होता है इनर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन बना होता है डेंटाइन से, ठीक है। किससे बना होता है? डेंटाइन से। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो प्लीज याद रखना। तो सबसे जो हार्डेस्ट हमारी कोटिंग होती है पूरे बॉडी में किस चीज़ की होती है? एनामल की होती है, ठीक है। अगर वो रिमूव हो जाती है ना तो हमें सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हम देखते हैं ना कि अगर कुछ ठंडा वगैरह खा लेते हैं हम लोग या गर्म खा लेते हैं हम, एट सच यंग एज में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बट जो आपके मम्मी पापा से सुना होगा कि वो लोग जब ठंडा वगैरह खाते हैं तो उनको एक काइंड ऑफ झंझनाहट होती है, ठीक है। ऐसा लग रहा है वो सेंसिटिविटी वाला ऐड ही कर रही हूँ मैं। तो सेम वही बात है ये कि जब वो एनिमल जो होता है ऊपरी परत जो होती है वो जब हट जाती है हमारे दांतों पर से तो सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना आपने। हमारे जो एनिमल है वो हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। हमारा जो एनिमल होता है हम उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि इतना एडवांस हो गया है साइंस, तो हो सकता है कि हम हमारे दांतों के ऊपर एक परत सी लगा लें एनिमल की, बट नहीं, हम कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन एक एनिमल है जो इस तरह का काम कर सकता है, रिप्लेसमेंट कर सकता है एनिमल जो दांतों के ऊपर का एनिमल का, वो है रैट, ठीक है। रैट जो है वो ओनली एनिमल है, एक्चुअली ओनली एनिमल है विच कैन रिप्लेस देयर एनिमल कोटिंग, ठीक है। वो रिप्लेस कर सकते हैं उनका एनिमल जो कोटिंग है। जो पक्षी होते हैं, ठीक है, पक्षी, बर्ड्स, टॉड्स, टर्टल्स, उन लोगों के दांत नहीं होते हैं, ठीक है। जो बर्ड्स है, टॉड्स है, टर्टल्स है, उन लोगों के दांत नहीं होते हैं, ध्यान में रखना। अब आप बहस मत कर देना कि होते हैं मैम दांत एंड ऑल, ये साइंटिफिक बातें हैं, प्लीज याद रखिए। हमारे जो फिश एंड रेप्टाइल्स होते हैं वो होते हैं होमोडोंट। होमोडोंट होते, इसका मतलब क्या है कि उनके जो दांतों का साइज है वो सेम होता है। जैसे मैंने अभी जस्ट कहा आप लोगों की कि हमारे जो दांत है वो 4 टाइप्स के अलग अलग साइज में आते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज में आते हैं। तो हमने क्या कहा उसे? हेट्रोडोंट। लेकिन अगर आपके दांत एक ही साइज के हैं तो उसे क्या कहा जाता है? होमोडोंट। तो जो हमारे फिश है, ठीक है, जो हमारी मछलियां हैं, जो हमारे रेप्टाइल्स हैं जितने भी, वो होते हैं होमोडोंट, ठीक है। हमारा जो एलिफेंट है, एलिफेंट, ठीक है, जो आपने उसका जो एक दांत देखा होगा जो बाहर निकल कर आता है, ठीक है, एलिफेंट टस्क कहते हैं जिसको, है ना। तो वो जो होता है मॉडिफाइड फॉर्म होता है इंसीजर का। इंसीजर जो हमारा दांत होता है, हमारा एक डेंटल फॉर्मूला होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, ठीक है, इस तरह का। तो ये हमको उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, बट याद रखना है एक चीज़ कि हमारा जो एलिफेंट का टस्क है, ठीक है,
हमारा जो एलिफेंट का एक दांत जो बाहर निकला हुआ होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म होता है इंसीजर दांत का, ठीक है, इंसीजर दांत का। क्रोकोडाइल्स पता है आपको, जो क्रोकोडाइल होता है वो उसके दांत 40 टाइम्स आते हैं, मतलब 40 बार उसके जीवन काल में उसको जो है उसके दांत गिरते हैं आते हैं, गिरते हैं आते हैं, इस तरह से, ठीक है, 40 टाइम्स। एक्सेसिव अगर इनटेक कर लोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है, एक्सेसिव अगर फ्लोरीन का इनटेक हो जाता है, ठीक है, फ्लोरीन का अगर इनटेक हो जाता है तो बीमारी होती है फ्लोरोसिस। कौन सी बीमारी होती है, ये क्वेश्चन बनता है, कौन सी बीमारी होती है, फ्लोरोसिस, ठीक है। फ्लोरोसिस का मतलब क्या है, इस बीमारी में होता क्या है एक्चुअली, मोटलिंग हो जाती है टीथ की, मतलब हमारे जो बोन्स है वो भी बढ़ जाते हैं और टीथ ना काइंड ऑफ कैविटी जैसा हो जाता है, खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, इस तरह से चीजें होती है, ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट में अगर आप फ्लोरीन का यूज करें, और फ्लोरीन हमको पानी से भी मिल जाता है। लास्ट टाइम यूएसए में एक रिपोर्ट आई थी कि वहाँ का जो टैप वाटर है वहाँ पे फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा रखी जा रही है। तो उसी वजह से जो है लास्ट ईयर ही जितने भी पेपर हुए वहाँ पर ये क्वेश्चन 100% बना ही बना था, तो इसीलिए कनेक्ट करके पढ़ो। तो फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस होने से क्या प्रॉब्लम आ जाती है, एक तो हमारे बोन जो है, हमारी हड्डियाँ इनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है, और हमारे दांत खराब हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, इस तरह से चीज़ें होती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब फ्लोरीन का इनटेक कम भी हो जाए तो एक बीमारी होती है, ऐसा है ना, फ्लोरीन का इनटेक कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक मात्रा में होना चाहिए। तो फ्लोरीन का इनटेक अगर कम हो जाए तो वो हो जाता है डेंटल कैविटी, जो हमारे दांत, छोटे बच्चों का देखना आप लोग, छोटे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो कैविटी बन जाती है, डेंटल कैविटी बन जाती है, पूरे वो दांत काले काले हो जाते हैं उनके, ठीक है। तो फ्लोरीन का इनटेक अगर कम होता है तो आप, और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डेंटिस्ट जो है, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा मिरर यूज करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि DFCCL के 2018 के पेपर में ही बना था ये, तो याद रखो कॉनकेव मिरर यूज करता है। कौन सा मिरर यूज करता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कॉनकेव मिरर यूज करता है। अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से किया था, टीथ से किया था। अब बात आती है टंग की, हमारी जीभ की। तो हमारी जो जीभ होती है इसके ऊपर अलग अलग जो है बच्चों क्या कहते हैं, एक टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है, टेस्ट करने के लिए बर्ड होते हैं, और हमारी जीभ का काम होता है कि फूड को, जो हम खाना इंटेक कर रहे हैं उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर देना, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। और जो हमारी टंग अटैच होती है लोअर जॉ के साथ अटैच होती है। आप देखना, आप आपका अपर जॉ जो है नहीं घुमा पाते हो, अगर आपने आपका लोअर जॉ पकड़ लिया, ठीक है, अगर आपने आपका लोअर जॉ पकड़ लिया तो आपका अपर जॉ जो होता है आप उसको मूव नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो परमानेंट होता है, सिर्फ आपका लोअर जॉ जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है, याद रखना। तो हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, टंग है, वो लोअर जॉ के किस मेम्ब्रेन से अटैच होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो अटैच होती है फ्रेनुलम से, ठीक है, वो अटैच होती है फ्रेनुलम से, ये भी याद रखना आपने, फ्रेनुलम। और जो मैं टेस्ट बर्ड बता रही थी आपको, तो टेस्ट बर्ड का कुछ इस तरह से है, देखो कॉम्बो, कि जो हमारा टिप है, ठीक है, हमारे जो टंग का टिप है वो स्वीट एंड सॉल्ट का टेस्ट कर सकता है। एकदम जो पिछला हिस्सा है वो कड़वे टेस्ट के लिए जो है टेस्ट बर्ड होते हैं वहाँ पे, बिटर टेस्ट के लिए, और जो साइड का जो टेस्ट बर्ड्स होता है वो खट्टे चीज़ों के लिए, जो खट्टा टेस्ट करने के लिए साइड बर्ड्स यूज करती है जीवा अपनी, ठीक है, तो जीभ अपनी, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट अब आता है, 5 स्टेप होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि खाना मुंह में, खाना जो है खाना डायरेक्टली हम जो खाते हैं, ठीक है। तो ये तो पार्ट हो गया हमने कि टीथ एंड जो टंग है उसके बारे में जान लिया। डाइजेशन, डाइजेशन जो सेकेंड स्टेप है, डाइजेशन स्टेप एक्चुअली क्या करता है, जो हमारा फूड होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, तो उसको सिंपल फॉर्म में करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करती है, और हमारा पेट वो जो फूड है वो पचा लेता है। आप देखो, हम कुछ भी कचर पचर खा लेते हैं, फिर भी हमारा जो पेट है, हमारा जो
सिस्टम जो बनाई है भगवान ने, इतनी अच्छे से सिस्टम बना रखी है हमारे शरीर की कि अगर कुछ भी फॉरेन पार्टिकल भी हम खा लेते हैं, या मतलब फॉरेन पार्टिकल जो है एक्सीडेंटली, फूड पॉइजनिंग वगैरह कभी हुआ होगा आपको तो पता होगा, तो बॉडी जो है वो फॉरेन पार्टिकल बाहर फेंकने का भी काम करती है किसी भी माध्यम से, उल्टी हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है। तो ये जो है, ये सारा चीज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपकी खराब होगी तो आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप तो इंजेशन, सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। सेकेंड होता है थर्ड नंबर का, एक्चुअली थर्ड नंबर का स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन। अब जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन किया है, सिंपल किया है, अब उसका अब्जॉर्प्शन तो करेगा ना हमारा बॉडी, उसका अब्जॉर्प्शन करता है, फिर एसिमिलेशन होता है, वो आगे देखेंगे, और फिर लास्ट में इजेशन होता है। इजेशन मतलब जो पार्ट हमें जरूरत नहीं है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो हमने देखा कि जो हमारा ये है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा पूरा का पूरा एक तरह से इमेज। तो माउथ से लेके एनस तक क्या है, एलिमेंट्री कनाल है। माउथ से आप अगर थोड़ा नीचे जाओगे तो ये है एसोफेगस। क्या है एसोफेगस? एसोफेगस क्या चीज है? एसोफेगस है एक तरह का फूड पाइप, ठीक है। एक होता है विंड पाइप, एक होता है फूड पाइप। जब विंड पाइप कहाँ पढ़ेंगे हम? रेस्पिरेशन सिस्टम में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ फूड पाइप के बारे में। तो फूड पाइप कौन सा है? एसोफेगस, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, ठीक है, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे पैनक्रियाज क्या चीज होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या है, लिवर क्या चीज है, लिवर क्या काम करता है, अपेंडिक्स क्या चीज है, ठीक है, जिसको अपेंडिक्स सिर्फ नाम मात्र है, एक शरीर का हमारा कोना बचा है, एक शरीर का एक ऐसा अंग बचा है जिसका कोई काम नहीं है अब, ठीक है, कोई काम नहीं है। और नेक्स्ट एनस एंड रेक्टम। तो ये सब कुछ हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है देखो, माउथ से जब आप खाना इनटेक कर रहे हो तो वो दांतों से चबाकर, जीभ से टेस्ट कर कर, वो विंड पाइप से गुजरते हुए कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। ये पूरा इमेज आपको समझ में आ रहा होगा। बायोलॉजी की एक इतनी अच्छी खासियत है कि जब आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो या फिर रेस्पिरेशन सिस्टम वगैरह पढ़ते हो तो आप खुद फील कर पाते हो कि हाँ भाई ये ऐसा है ऐसा है। तो आपको ऐसा लगता है कभी कभी, जो अब नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से जैसे मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई डॉक्टरी कर लिया होता तो अच्छा होता। सब कुछ तो पता है, आंखों के सामने तो दिख रहा है, कुछ इमेजिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर देखा जाए दूसरे फील्ड में तो हमको इमेजिनेशन करना पड़ता है, कोई मशीन कैसे चल रही होगी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है खुदा ने, भगवान ने हमारा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। जैसे ही आप फूड इंटेक करते हो, ठीक है, टीथ उसको क्रश करता है, जो जीभा है उसका टेस्ट लेती है, टंग अपना टेस्ट ले लेती है, और सलाइवा के साथ उसको मिक्स कर देती है जो भी फूड आप खा रहे हो। फिर वो जाता है एसोफेगस से कहाँ पर? डायरेक्ट स्टमक में। अब हम थोड़ा सा ना स्टमक के बारे में जानते हैं। जो फूड और सलाइवा मिक्स होता है उसको बोलते हैं बोलस, ठीक है। जो फूड और सलाइवा मिक्स होता है उसको बोलते हैं बोलस। वो बोलस जो होता है वो सीधा पेट में चला जाता है। तो फूड और गैस्ट्रिक जूस कहाँ से? स्टमक में ही अवेलेबल होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में ही अवेलेबल होता है, वो सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो फूड और गैस्ट्रिक जूस बनके काइम बनता है, ठीक है। क्या बनता है? काइम बनता है। अब वो काइम जो है पूरे तरीके से हमारे पेट में किस तरह से वो पचता है एंड ऑल डाइजेस्ट होता है वो देखते हैं हम लोग। तो गैस्ट्रिक जूस जो है, आप सिर्फ पेट को अच्छे से देखो और सुनो, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कंटेन करता है, ठीक है। पेप्सिनोजिन कंटेन करता है और कंटेन करता है म्यूकस। अब म्यूकस से शुरू करते हैं। म्यूकस एक्चुअली क्यों यहाँ पर हमारे पेट में म्यूकस क्यों होता है? ये एक तरह का आप समझो एक प्रोटेक्शन है, ठीक है। ये एक प्रोटेक्शन की तरह पेट को, सपोज कोई नोकीली चीज खा ली, कभी आपने मच्छी खाई होगी, तो जो मछली, आप जब मछली खाते हो तो उसका कभी कांटा ना फंस जाता है, कांटा फंस जाता है और फिर वो फूड पाइप से होते हुए आपके पेट में गुजर जाता है। सपोज अगर कोई कांटा आकर ऐसे इसको लग जाए, ठीक है, तो हमारा तो पेट फट जाए, है ना, हमारा तो स्टमक फट जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि भगवान ने सिस्टम भी बहुत बेहतरीन बनाई है, कोई एरर का पार्ट रखा ही नहीं, ठीक है। एररलेस मशीन बना रखी है हमारे पूरे शरीर को।
इसमें क्या होता है, जो म्यूकस होता है एक तरह की चिकनाई प्रोवाइड करता है, एक तरह का स्मूथ एकदम जो है आप कह सकते हो फ्रिक्शनलेस, ठीक है, मैकेनिकल टर्म में अगर आप बोलना चाहो तो फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है, जो भी नोकीली चीज अगर आपकी बॉडी में चली जाए तो वो डायरेक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स हो जाती है, कहीं पर भी बॉडी को, पेट को टच नहीं करती है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस है तो सटक से वो चली जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में गिर जाती है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड है, तो वो तो सब चीज पचा लेगा, तो उसको वो बर्बाद कर देता है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा खत्म कर देता है। अब पेप्सिनोजन क्या है, उसके लिए जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा HCl के बारे में। देखा आपने कि हमारा जो पेट है उसमें गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है, पेप्सिनोजन कंटेन करता है और म्यूकस कंटेन करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेप्सिनोजन और म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको मार डालता है, ठीक है, किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इसका काम होता है। वो जो है जो भी पीएच हमारे बॉडी का, या कह सकते हो अपने स्टमक का पीएच मेंटेन करके रखता है। अगर आपने एसिडिटी का कभी आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, तो ये एसिडिटी का प्रॉब्लम कब होता है, जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट में एसिडिक चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है, एसिडिक चीज़ें खा लेते हैं, या फिर हमारा जो बॉडी है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो हमारा HCl है पेट में का, वो अच्छे से काम करता नहीं है, ठीक है, तब जो है वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है हमें। लेकिन HCl का काम ये होता है कि हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन करना, एसिडिटी का लेवल मेंटेन करना, ठीक है, इस तरह का काम करता है। नेक्स्ट है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन में एक्चुअली HCl उसका हेल्प करता है। HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में, ये याद रखना, ये पूछते हैं, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये पेप्सिन क्या करता है, एक्चुअली पेप्सिन करता है एक काम, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन क्या होता है, अल्टीमेटली अमीनो एसिड होता है, लेकिन जब बहुत सारे अमीनो एसिड का एक चेन बन जाता है तो वो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। लेकिन हमारी बॉडी को सिंपल चीज़ें पचाने की आदत होती है। अगर आप उसको इकट्ठा बहुत सारा प्रोटीन प्रोवाइड करते हो, सपोज एक पूरा का पूरा आप बाउल भर के बादाम खा रहे हो, ठीक है, तो जो एक बादाम भी कंसिडर कर लो, तो ये बहुत सारे प्रोटीन से बना हुआ है, बहुत सारी अमीनो एसिड के जो है चेन से बना हुआ है। तो जब आप उसको इनटेक कर रहे हो तो एक पूरा प्रोटीन है वो, लेकिन जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको पेप्सिन एंजाइम की मदद से छोटे छोटे जो उसका अमीनो एसिड का पार्ट होता है उसमें कन्वर्ट करती है, ठीक है, अमीनो एसिड के पार्ट में कन्वर्ट करती है। ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रोटीन जो है जैसे A1, A2, A3, तो ऐसे बहुत सारे जो है अमीनो एसिड के कंबाइनेशन से, अमीनो एसिड के बॉन्ड से प्रोटीन बनता है। एक प्रोटीन बनने के लिए कम से कम 19 जो है बॉन्ड होने चाहिए अमीनो एसिड के, मतलब 20 अगर अमीनो एसिड का एक पूरा चेन है तो एक प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा बॉडी क्या करता है कि भाई मुझे आदत नहीं है हाई फाई चीज़ें खाने की, मुझे तो चाहिए सिंपल वन। सिंपल वन मतलब जिस चीज़ से वो चीज़ बनी है, ठीक है, उसी को मैं पचाऊंगा। तो प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है, तो उसी को पचाने का काम जो है हमारी बॉडी करती है। जो भी प्रोटीन आप इंटेक करते हो पहले तो वो कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, फिर वो अमीनो एसिड जो है बॉडी हमारी डाइजेस्ट करती है। समझ में आया? आपने अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि अगर ऐसा पढ़ रखा है तो फिर हमको जो लेवल है थोड़ा हाई करना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर इसी लेवल पे मुझे जो है समझाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पूरा का पूरा स्टमक का बात, ठीक है। स्टमक के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे फिगर रखा है, ये देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का फिगर रखा है मैंने। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती है, लेकिन ये जो है क्या कहते हैं इसको, डायामीटर में छोटी होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 मेन पार्ट है, डोडेनम, जेजेनम, आइलम, ठीक है, डोडेनम, जेजेनम, आइलम, तो आप इसको DJI से जो है याद रख सकते हो,
DJI, ठीक है, डोडेनम, जेजेलम, आइलम। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है डोडेनम, जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, देन जेजेलम, और फिर आइलम जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। हमारा जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है ना बॉडी का, वो मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एक्चुअली ये सेम लाइन आती है कि मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस एट, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज़्यादा पचाने का काम और एब्जॉर्ब करने का काम कहाँ पर होता है फूड का, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको ध्यान में रखो बच्चों, ठीक है, कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट थिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जब आता है, ठीक है, वो पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होता है। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ पर बनता है, पैनक्रियाज में बनता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है पैनक्रियाज, ठीक है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये है पैनक्रियाज। यहाँ पर देखो, ये अच्छे से बताया गया है, ये है पैनक्रियाज। आगे हम देखते हैं, तो हमारा जो फूड है वो पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होता है। पैनक्रियाटिक जूस के साथ साथ वो बाइल जूस के साथ भी मिक्स होता है। अब बाइल जूस कौन बनाता है, तो गाल ब्लेडर बनाता है, जो लिवर एक्चुअली लिवर जो है बाइल जूस बनाता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, वो गाल ब्लेडर में जो है स्टोर होता है। अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, लिवर बनाता है, गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, लेकिन लिवर किस चीज़ से जो है बाइल जूस बनाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिवर देखो, हमारी जो डेड आरबीसीज है, ठीक है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है, जब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, तो तब मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी, बट यहाँ पर आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हमारी जो बॉडी में आरबीसी होते हैं वो 120 दिनों का उनका लाइफ साइकिल होता है। 120 दिनों तक वो जिंदे होते हैं, मतलब उनका लाइफ साइकिल होता है, और फिर 120 दिनों बाद वो डेड हो जाते हैं, उनका काम करने का क्षमता खत्म हो जाता है। तो वो जो आरबीसी है, डेड आरबीसी, ठीक है, जो डेड आरबीसी है हमारे, वो जाते हैं लिवर के पास। तो लिवर बोलता है भाई कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, डेड हुए तो क्या हुआ, तो ये डेड आरबीसी को कन्वर्ट कर देता है बाइल जूस में, और वो बाइल जूस जो वो स्टोर करके रखता है गाल ब्लेडर में। यहाँ पर मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ, देखो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है इमेज, हाँ यहाँ पर ये जो हमारा लिवर है वो डेड आरबीसी को कन्वर्ट कर देता है बाइल जूस में, और बाइल जूस कहाँ पर स्टोर करके रखता है, ये देखो, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है गाल ब्लेडर में स्टोर करके रखता है, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो हमारा फूड, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस होती है, हमारा फूड, हमारा खाना आता है पेट से, वो पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होता है, बाइल जूस के साथ मिक्स होता है, और बनाता है काइल। क्या बनाता है, काइल बनाता है। हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस है वो सिक्रेट करता है दो एंजाइम, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। क्या होता है, जो हमारा पैनक्रियाटिक है, ये जो हमारा पैनक्रिया है, ये दो एंजाइम रिलीज करता है। एक होता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेशन में काम करता है, दूसरा होता है लाइपेज जो कि फैट डाइजेशन में काम करता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, ट्रिप्सिन या ट्राइप्सिन, और दूसरा होता है लाइपेज। तो ये हमारा जो है देखो, ट्राइप्सिन जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, प्रोटीन डाइजेशन में काम करता है, और लाइपेज जो है ये फैट डाइजेशन में काम करता है। हमने कल देखा था गोल्जी बॉडी क्या करता है, प्रोटीन लेता है, फैट लेता है, उसके जो है एक तरह के पॉकेट बनाता है, बॉडी के बाहर सेंड करता है, बॉडी जो सेल के बाहर सेंड करता है, सेल के अंदर करता है, और सेल मेम्ब्रेन में करता है। उसी तरह से हमारा जो ज़्यादातर हिस्सा है बॉडी का प्रोटीन फैट पे ही काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखो, बिकॉज प्रोटीन की मात्रा जो है हमारी बॉडी को ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैंने जस्ट बताया आपको कि फूड, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस मिक्स होते हैं, एक बनाते हैं काइल। क्या बनाते हैं, काइल बनाते हैं, ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, काइल। और फिर ये काइल जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की और एक बात मैं बताती हूँ, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। जैसे देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने जूम करके बता दी, ठीक है, तो ये एक्चुअली ऐसे पूरी नहीं होती, ये इस तरह से होती है, रफ होती है। यहाँ पर ना छोटे छोटे से विलीज होते हैं। क्या होते हैं, विली होते हैं। विली जो हम खाते वगैरह है ना, कुछ चीज़ें ऐसा है ना कि सपोज कुछ जंक फूड वगैरह खा लिया, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें विली पर
अटैच हो जाती है। विली पर अटैच होना मतलब अल्टीमेटली क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैच हो रही है। तो वहाँ पे डाइजेशन में जो फर्क आता है, डाइजेशन में फर्क इन द सेंस की प्रॉब्लम होता है, खाना पूरे अच्छे से नहीं पहुँच पाएगा ना, ठीक है, खाना अच्छे से नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जंक फूड्स वगैरह खाना बंद करो, ठीक है। फास्टिंग जो होता है, क्या कहते हैं उसको, उपवास 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 रखा करो, इस तरह की चीज़ें कहा जाता है। क्यों उपवास वगैरह रखने के लिए कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे विलीज पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के विलीज पे जो चीज़ें बहुत सालों से, ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने आज कोई बर्गर वगैरह खा लिया तो वो पच जाता है, नहीं, वो पचता नहीं है, वो जाकर हमारी विलीज पर चिपक जाता है और फिर परेशान करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो ये विली, ये जो छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर इन द सेंस बहुत छोटे होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैच होते हैं वो होता है विली, ठीक है, क्या होता है, विली होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए। मैं जितना बता रही हूँ वो अच्छे से पढ़ना, आपके पास जो कोई भी बुक है उससे पढ़ना, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ही PDF लेना ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, लेकिन जब भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये भी 3 पार्ट से बना हुआ आता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये, एक्चुअली देखो ये अपेंडिक्स जो है इसको कहते हैं बिन काम का, मतलब कोई काम नहीं है अपेंडिक्स, ये पार्ट का कोई काम नहीं है बॉडी में, ठीक है, सिर्फ नाम मात्र जो है एक तरह से बॉडी का पार्ट है अपेंडिक्स हमारा, ठीक है। तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, सिकम से, ठीक है। सिकम थोड़ा सा ब्रॉड होता है, सिकम से स्टार्ट होता है कॉलॉन जो ये पूरा आपको जो दिख रहा है ये कॉलॉन, ठीक है। और फिर होता है रेक्टम, ये देखो ये है रेक्टम, ठीक है। डायग्राम अच्छे से देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन मेनली क्या करती है, वाटर को ऑब्जर्व करती है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जितना भी फूड है उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, और जो भी चीज़ है अब भाई हमारी काम की नहीं रही, अब इसको जाने दो, आगे बढ़ने दो, तो वो एक सिग्नल मिल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ से, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो फूड चला जाता है। जब वहाँ पे फूड चला जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि उसका पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेना, अगर उसमें पानी है तो पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेना, और जितना भी वेस्ट बचा है वो स्टूल के माध्यम से, स्टूल के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट से बना हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन मेनली क्या काम करता है, एब्जॉर्ब द वाटर। हमारा जो पूरा जो गंदगी है एक्चुअली जो हमारे बॉडी से निकलती है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से निकल जाती है। और भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर स्किन के माध्यम से भी जो है गंदगी निकल जाती है, जैसे स्वेटिंग वगैरह जब हमारी होती है तो बॉडी में जो पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो बॉडी एक तो स्वेटिंग के हेल्प से निकाल देती है, या फिर कभी आपको पिंपल्स वगैरह हो जाता है तो एक तरह से जो चीज़ें बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है, ऐसा आप सोचो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा बॉडी का मैकेनिज्म काम करता है। लिवर के बारे में मैं बताना चाहूँगी। लिवर जो है वो एक प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। जो भी प्रोटीन हम खाते हैं तो उसका ना सब कुछ अब्जॉर्प्शन हो जाता है, बट जो कुछ पार्ट होता है, ठीक है, हम किसी भी चीज़ का 100% तो यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, तो हम जो प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन लिवर क्या करता है, उसका वेस्ट मटेरियल प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और उसका वेस्ट मटेरियल जो होता है वो होता है यूरिया, ठीक है। उसका वेस्ट जो होता है वो होता है यूरिया, जो लिवर जनरेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया है, माउथ से लेके एनस तक, ठीक है। अच्छे से आपने इसका जो है ध्यान रखना है। जब कभी भी लार्ज इंटेस्टाइन खराब हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन बिगड़ जाता है, काम नहीं बराबर कर पाता है, तो फिर डायरिया जैसा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या होता है डायरिया जैसा प्रॉब्लम, क्यों होता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का काम ही होता है कि जो भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर आ रहा है उसमें का पानी पूरा एब्जॉर्ब करे, लेकिन वो पानी जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो फिर डायरिया जैसा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती है। तो हमने देखा माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक का सब कुछ हमने अच्छे से जो है देख लिया। माउथ में जो है डाइजेशन किस चीज़ का होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका होता है, फैट और प्रोटीन दोनों का होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है, कोई भी पचाने का काम नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ पानी एब्जॉर्ब करने का काम होता है, ठीक है।
ये आपको ध्यान में रखना है। ये एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको जो है लिखना है अपने नोटबुक में कि भाई जो माउथ है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। जैसे ही आप स्टमक में जाओगे, ठीक है, जैसे ही आप पेट की तरफ जाओगे वहाँ पे सिर्फ प्रोटीन का जो है डाइजेशन होगा। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट और प्रोटीन दोनों का होगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ पानी अब्जॉर्ब करने का काम होता है। तो ये हमने बहुत बढ़िया तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया है बच्चों। प्लीज़ आपने जो है इसका रिविजन करना है, और जो PDF है हम रेडी कर रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। लिखना वगैरह ऐसा मत करो बस। हाँ, अगर आपके पास कोई बुक है ऑलरेडी तो उससे पढ़ना शुरू करो। अगर आपके पास NCERTs है उससे पढ़ना शुरू करो, नहीं है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जो है उसको डाउनलोड करना, मैंने फ्री में अवेलेबल करा दिए हैं। और जैसे ही कोई चैप्टर खत्म करते हो तो हमारे चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप पर हम उसका क्विज लेते हैं हर शाम। तो प्लीज़ आपने मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना है, और हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से उसी का क्विज लेते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस अगर आपको नहीं बन रहे तो उसको नोट डाउन करो, उसको याद कर लो। और जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो वो कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है, इसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।